विधायी शक्तियां देख रहे थे राष्ट्रपति की ना, कि विधायी शक्तियां राष्ट्रपति की क्या होगी, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 108 तक है ना, या 108 डिस्कस करना था कि आर्टिकल 108 है क्या, अनुच्छेद 108 क्या है। अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की बात की गई है। संयुक्त अधिवेशन कौन करेगा, राष्ट्रपति। कब करेगा ये समझना है। तो आर्टिकल 108 या अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। क्या बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। कब बुलाएगा राष्ट्रपति, जब संसद के दोनों सदनों में या किसी एक सदन में साधारण विधेयक को लेके गतिरोध उत्पन्न हो गया है। सिंपल सी बात है, और संसद है ये, संसद में 2 सदन है, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। ये होगा एक, यहाँ इसका होगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक आया, कहां पे, कहीं भी आया, मान लेते हैं लोकसभा में आया या फिर राज्यसभा में आया, और ये प्रस्ताव साधारण है। कैसा है, साधारण प्रस्ताव है, और इसको लोकसभा में आया तो लोकसभा ने तो पास कर दिया है, किंतु राज्यसभा में जब ये प्रस्ताव गया तो राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया। और सरकार चाहती है या कार्यपालिका चाहती है कि ये प्रस्ताव क्या हो, पास हो। तो इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का प्रयोग करके संसद के दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का क्या बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। अर्थात अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो, अर्थात किसी आर्टिकल 108 के अनुसार, या फिर हम सीधी बात कहें कि अगर संसद के दोनों सदनों में या किसी एक सदन में किसी साधारण विधेयक या साधारण प्रस्ताव को लेकर, विधेयक के प्रस्ताव को लेकर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर। कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर। अर्थात बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर। ये तो आर्टिकल 108 या 108 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, जिसको बुलाता कौन है, या फिर बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, या फिर आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। ये होगा आर्टिकल 108 है ना, सीधा लिखना आर्टिकल या अनुच्छेद 108 के अनुसार, अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, को आहूत करता है, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भैया हमें ये देखना है कि बुला कौन रहा है, आहूत कौन कर रहा है, अध्यक्षता कौन कर रहा है। ये 2 क्वेश्चन आती है। किस आर्टिकल में, 108 में, है ना। और 108 में तो है, ठीक है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन किन किन मैटर पे आएगा या फिर किस विधेयक पर आएगा, तो साधारण विधेयक पर, ना कि धन विधेयक पर और ना कि संविधान संशोधन विधेयक पर। ये जो संयुक्त अधिवेशन होगा वो साधारण विधेयक पर ही होगा, साधारण विधेयक के प्रस्ताव पर ही होगा, ना कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मैटर पर। इस पर नहीं होगा, समझ रहे ना बात को। तो इन 2 पर नहीं होगा, केवल किन पर होगा, ये साधारण विधेयक पर होगा। साधारण जो विधेयक का प्रस्ताव आया है उस पर होगा। धन विधेयक और संयुक्त क्या नाम, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में इस प्रोविजन का यूज नहीं होगा या प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो अब जब सरकार ने ये सब कर दिया, राष्ट्रपति ने बुला लिया, अब ये पास कराना है तो क्या होगा, भाई लोकसभा में आया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का क्या हुआ, संयुक्त अधिवेशन होगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543, 2 घट गए हैं, वो 545 में से 2 कम हो गए हैं नॉमिनेट वाले, जो एंग्लो इंडियन वाले हैं। वो अगर हम अलग भी कर दें तो हम मान के चलते हैं कि 543 मेंबर किसमें है, लोकसभा में, और मान के चलते हैं 245 किसमें है, राज्यसभा में। या फिर हम इनको राउंड फिगर में ले लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक हो जाए, समझने बस राउंड फिगर में ले लेते हैं कि 540 तो किसके हैं, लोकसभा के, और 240 किसके हैं, राज्यसभा के। टोटल कितने हो गए, 540, 280, 700, 240, 780, ये कुल हो गए। अब इनकी वोटिंग होगी संयुक्त अधिवेशन में, क्या होगी, इनकी वोटिंग होगी। अब ये जो वोटिंग होगी वो साधारण बहुमत से होगी, साधारण
बहुमत से। अब आप समझ जाओ खेल क्या है। अब सरकार इसको पास करा ली जाएगी। पहले तो गतिरोध उत्पन्न हो रहा था, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, ये राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने नहीं किया। अब ये गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। अब क्या होगा, इसमें ये सिंपल सी बात समझ में आ जाएगी कि भाई कैसे संयुक्त अधिवेशन में सरकार अपने पक्ष में पास करा लेगी। क्योंकि लोकसभा में 543, अब मान लेते हैं 540 मेंबर, इसमें सरकार जिसकी है उसके पास कम से कम 300 लोकसभा के सदस्य तो होंगे ही कम से कम, और इस 240 में कम से कम 120 या 130 सदस्य किसके होंगे, सरकार के ही होंगे, जो सरकार है जिसकी उसके ही होंगे। तो कुल मिला के 420 के आसपास मेंबर किसके हो गए, सरकार के हो गए। अब उसको 780 में साधारण बहुमत से क्या कराना है, प्रस्ताव पास कराना है। और साधारण बहुमत क्या होता है, आधे से एक ज्यादा, मतलब अगर 100 मेंबर हैं तो 100 में से 51 जिसके पक्ष में है वो क्या होगा, साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। विशेष क्या होगा, 2/3, 100 का 2/3, 100 का 2/3 होगा, लगभग 66-67 मेंबर चाहिए होंगे। लेकिन साधारण में कितने चाहिए, 51, 100 का 51। तो 780 का आधा कितना हो गया, 780 का आधा कितना हो रहा है, 350, तो 350 दूनी 700 हो गए, है ना, और 40 ये हो गए, यानी 390। तो सरकार के पास टोटल मिला के 391 सदस्यों की क्या है, आवश्यकता है पक्ष में वोट की। और सरकार के पास 420 तो हो ही रहे हैं भाई, 300 तो उसकी लोकसभा में होंगे ही कम से कम, अगर सरकार उसकी बनी है तो कम से कम कितने होंगे, 273 होंगे कम से कम। लेकिन 10-20 और उसके पास आ जाएंगे तो 300 उसके पास हो जाएंगे, और 120 कहां पर होंगे, राज्यसभा में होंगे, 420 हो गए। आवश्यकता 391 की, और सरकार के पास है कितने, 420 के आसपास। तो सरकार क्या करा लेगी, प्रस्ताव को पास करा लेगी। तो संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और ये साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। और इसमें जो वोटिंग से डिसीजन लिया जाता है वो वोटिंग का प्रारूप होता है साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा, और सरकार इसको पास करा ले जाएगी। ठीक है, ये होगा, समझ गए। ये है आर्टिकल 108। ठीक, इसके बाद देखो आर्टिकल 111 क्या कहता है। आर्टिकल 111 क्या कहता है, अब देखो आर्टिकल 111 कहता है कि अनुच्छेद 111 कहता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा ने कोई प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा है तो राष्ट्रपति के क्या काम होंगे या राष्ट्रपति क्या करेगा। लोकसभा और राज्यसभा ने प्रस्ताव क्या कर दिया है, पास कर दिया है, प्रस्ताव क्या कर दिया है, पास कर दिया है, तो राष्ट्रपति के पास क्या काम होंगे, राष्ट्रपति क्या करेगा इस प्रस्ताव को लेकर। ये होगा इसमें आर्टिकल 111 में। इसमें बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव आता है जो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास 3 काम होंगे या 3 शक्तियां होंगी। पहला, राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर, यानी किस प्रस्ताव पर, जो लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया है, उस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति दे दे, अनुमति दे दे या फिर सिग्नेचर कर दे, तो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरा, अनुमति ना दे, अनुमति ना दे, ये होगा। तीसरा, पुनर्विचार को वापस कर दे, पुनर्विचार को वापस कर दे, ये होगा। क्या कर दे, पुनर्विचार को वापस कर दे, ये 3 होगा। राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के अनुसार अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक है जो संसद द्वारा पास होके आता है तो राष्ट्रपति के पास तीनों ये काम होंगे। या फिर हम कहें आर्टिकल 111 के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं देगा और पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। ये 3 काम उसके पास होंगे। इन 3 में से कोई एक एक्शन को क्या करेगा, इस विधेयक पर लेगा। अगर उसने पास कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, और पास हो गया। अनुमति नहीं दी तो उसके पास रखा हुआ है। और अगर पुनर्विचार को वापस कर दिया, ध्यान रखना, अगर राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस करता है और यह विधेयक या प्रस्ताव फिर से लोकसभा या राज्यसभा के पास पुनर्विचार हो जाता है और लोकसभा राज्यसभा फिर से इस पर पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने को भेजती है, तो राष्ट्रपति फिर इस पर सिग्नेचर करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा, फिर से वो इसको पुनर्विचार के लिए या फिर अनुमति ना दे ऐसा एक्शन नहीं ले सकता है।
सिंपल सी बात है, अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति ने लोकसभा, राज्यसभा या सदनों को या संसद के दोनों सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया है और संसद के दोनों सदनों ने उस पर पुनर्विचार कर लिया है और पुनर्विचार करके या फिर उसको फिर से पास करा के राष्ट्रपति के पास अनुमति को भेजता है, तो फिर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। क्या होगा? अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दो विधेयकों के लिए राष्ट्रपति पुनर्विचार को नहीं भेज सकता। यानी ये दो विधेयक राष्ट्रपति क्या नहीं करेगा? पुनर्विचार को नहीं भेजेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी। सीधी सी बात यह है कि धन विधेयक तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आता है ना। धन विधेयक क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति पहले दे दी जाएगी। और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर दे, फिर राष्ट्रपति को क्या करने होंगे? उस पर सिग्नेचर करने होंगे। सीधी सी बात ये होती है। ठीक है, ये होगा 111 में ये है, आर्टिकल 111 जो है वो यहाँ पर होगा, यानी कि पुनर्विचार को नहीं हटा पाएगा, है ना। ये होगा 111। ठीक, आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक, है ना। और 109 में क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की डेफिनेशन, धन विधेयक क्या होगा, है ना। और 109 में क्या है? 110 में तो परिभाषा इसकी, 109 में क्या है कि धन विधेयक कैसे पास होगा, ये प्रक्रिया है कि कहां पर आएगा। तो धन विधेयक पहले केवल और केवल लोकसभा में आएगा। कहां पर आएगा? लोकसभा में। इसको हम धन विधेयक को हम पहले राज्यसभा में नहीं ला सकते, धन विधेयक को हम पहले राज्यसभा में नहीं ला सकते, पहले कहां लाएंगे? लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा में। ठीक है, तो पहले हम लोकसभा में लाएंगे, इसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा। जब लोकसभा पास कर देगी फिर कहां जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में सीमित शक्तियां हैं। शक्तियां कैसी है? सीमित है। वह धन विधेयक को अधिकतम अपने पास 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। अर्थात अगर लोकसभा से धन विधेयक पास होकर या लोकसभा से धन विधेयक पास होकर राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा अपने पास इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। वो 14 दिन में अगर पास नहीं करती है तो धन विधेयक पास माना जाएगा। धन विधेयक क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। ये होगा। अर्थात सीधी सी बात है, सिंपल सी, कि धन विधेयक को लेकर राज्यसभा के पास ज्यादा कुछ शक्तियां नहीं है, राज्यसभा के पास ज्यादा कुछ शक्तियां नहीं है। जबकि संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास समान शक्तियां हैं। दोनों के पास क्या है? समान शक्तियां। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राजीव गांधी सरकार, याद करते हैं कि राजीव गांधी सरकार जो मिस्टर क्लीन की सरकार थी, उस सरकार में क्या हुआ? इस सरकार में 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक आया। 64वां था पंचायतों को लेकर और 65वां था नगर पालिका को लेकर। ये राजीव गांधी लेके अच्छा काम था, लेके आए। लोकसभा ने इन दोनों प्रस्तावों को क्या कर दिया? पास कर दिया। लेकिन जैसे ये प्रस्ताव राज्यसभा में गए, राज्यसभा ने इस पर अनुमति नहीं दी और ये प्रस्ताव क्या हो गए? खत्म हो गए, क्योंकि ये संविधान में संशोधन करते थे, ये खत्म हो गए। फिर इसके बाद 64वां और 65वां पंचायत और नगर पालिकाओं का सपना साकार कब हुआ? 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये क्या हुआ? सपना साकार हुआ। और आज क्या है? भारत में पंचायतें बहुत अच्छे से काम कर रही है, नगर पालिकाएं बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये होगा। हालांकि अपनी जो नगर पालिका है, ललितपुर की नगर पालिका है, वो आजकल नरक पालिका का काम पूरा कर रही है। वो क्या कर रही है? नरक पालिका के रूप में काम कर रही है। हर जगह स्थिति क्या है? भयावह दिखाई दे रही है, चाहे वो सड़कें हो चाहे कुछ हो, है ना। हर जगह देख लो आप जाकर क्या कंडीशन हुई। और हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? हालांकि अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, काम करेंगे, है ना। एक स्टेटमेंट दिया था या फिर एक आया था कि सबका साथ सबका विकास। इन्होंने ये अपना लिया है कि सबका साथ खुद का विकास, ये अपना लिया इन्होंने, है ना। मोदी जी का जो स्टेटमेंट था वो क्या था? सबका साथ सबका विकास। इन्होंने क्या कर दिया? उसको अपना लिया कि सबका साथ और खुद का विकास, जनता जाए विनाश में या फिर भारत में। तो ये ध्यान रखना, 73 और 74 वाला पास हुआ, ये गिर गया था। तो संविधान संशोधन को लेकर राज्यसभा के पास ही वही शक्तियां जो लोकसभा के पास है, किसी एक में कमी नहीं होगी, है ना। ये है, कमी नहीं है। ठीक है, ये होगा। आर्टिकल 111 समझ में आया क्या है ना। सिंपल सा